हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स की बात की थी, जिसमें हमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है, एक बारी वो देखते हैं। देखो, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ऑब्जेक्ट से और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, वहीं वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव होने का रीजन क्या है कि वो इरेक्ट होती है। रियल इमेज बनती है मिरर के सामने और वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के पीछे। ठीक है, फॉर रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट if the image formed by the single mirror is erect, it is always virtual। ये बात जरूर ध्यान रखनी है अगर हम बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब मैंने आपको बताया था एक बारी कि भैया वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, पीछे बताया था, ध्यान देना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम इमेज की बात करेंगे और सिंगल मिरर की बात करेंगे तो वर्चुअल तभी होगी सिंगल मिरर के लिए जब वो इरेक्ट होगी। तो इरेक्ट और वर्चुअल का रिलेशन बता दिया इसने, लेकिन सिंगल मिरर के लिए। अब यहां पे वो तीन केस ले रहा है, एक कन्वेक्स प्लेन मिरर और एक कनकेव मिरर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, तीनों केस वर्चुअल इमेज के हैं। इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगी। मतलब अगर आप कन्वेक्स मिरर का यूज करते हो और वर्चुअल इमेज बनाते हो तो इमेज का साइज हमेशा छोटा होगा। प्लेन मिरर का यूज करते हो तो इमेज का साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। कनकेव मिरर का यूज करते हो तो इमेज का साइज हमेशा बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हमने कुछ यूजेस देखे इनके, जरा देखना। बात कर रहा है वो कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर गिव्स इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज। याद रहेगा, ये तीन बातें ध्यान रहेंगी। कन्वेक्स मिरर गिव्स इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड इमेज। इन कन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ व्यू इज इंक्रीज्ड। जो दायरा है देखने का वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्लेन मिरर। इसी वजह से इसको रियर व्यू के तौर पे यूज किया जाता है व्हीकल्स में। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की बात करूं अगर मैं, तो ये देता है आपको बड़ा व्यू, लार्जर व्यू, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज। सो दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर एग्जामिन टीथ। दांत देखने के लिए डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बड़ा करके देख सके, एनलार्ज करके देख सके आपकी, अगर मतलब कोई टूथ में कोई कैविटी है या कोई गैप है वहां पर, उस चीज को। ड्यू टू देयर कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन ऑटोमोबाइल। भैया ये कहाँ होते हैं? अगर आप हेडलाइट देखोगे ना ऑटोमोबाइल के, तो उसके यहाँ पे एक शाइनी सी सरफेस लगी होती है और बीच में वो सोर्स ऑफ लाइट लगा होता है, बल्ब। ठीक है, तो जब यहां से लाइट जाती है तो इससे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एज फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज r/2 डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ मिरर। ठीक है, एंड is independent of wavelength of light और refractive index of medium। याद रखो, अगर मैं बात कर रहा हूं मिरर की यानी कि रिफ्लेक्शन की, तो फोकस डिपेंड नहीं करता कलर पे, वेवलेंथ पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, सिर्फ स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे फिर आप उसको किसी भी मीडियम में रखो, फोकस किसका? मिरर का। डिपेंड नहीं करता वेवलेंथ पे, जिसे मैं कलर कहता हूं,
डिपेंड नहीं करता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे लेंस में, लेंस का कलर पे भी डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी। कैसे करता है, इनवर्सली या डायरेक्टली, वो हमें अभी नहीं पता, मैंने इसलिए पावर ए और बी लिख दी। ठीक, आगे चलते हैं। अब बारी आती है मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और 10th क्लास में भी आप एक बार देख चुके हो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। पहला केस लिया हमने कनकेव मिरर का रियल इमेज के लिए। इसका मतलब वर्चुअल इमेज के लिए भी केस ले सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए भी ले सकते हैं। तो ये सारे केसेस आते हैं आपके सामने। किया क्या हमने, यहाँ देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करो एक ऑब्जेक्ट जो सी के पीछे है, बियॉन्ड सी। इसका रे डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और पास करेगी एफ से। ठीक है, जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो इंसिडेंट करती है मिरर पे और रिफ्लेक्ट करती है फोकस ऑफ कनकेव मिरर से। ठीक है, दूसरा रे डायग्राम का रूल लगाएंगे हम। ये सी से पास हुई तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, सी से पास हुई तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। दो रे डायग्राम से ही हमें इमेज मिल जाएगी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर। एक और मैं पॉइंट बना रहा हूँ, वो इस डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम एंगल सबटेंड करती है। तो ये रूल आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, I इक्वल्स टू आर वाला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये वही रूल है। ठीक है, फोकल लेंथ आप जानते हो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, रेडियस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देख लो आराम से। आगे चल सकते हैं। अब मुझे रिलेशन किसके बीच में निकालना है, V, U, R, F, इनके बीच में ना। तो मैं इन पे ध्यान दूंगा, इस पे, इस पे, इस पे, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस आ रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल जो मैंने पकड़ा कंपेयर करने के लिए वो है ये और ये। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों की साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। एक ये साइड ले लो और एक ये साइड ले लो। आ जाओ, देखो यही करा है हमने। ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ए डैश बी डैश सी के, क्योंकि एंगल बी इक्वल है बी डैश के, दोनों 90 डिग्री के हैं। ए सी बी इक्वल है ए डैश सी बी डैश के, वर्टिकली ऑपोजिट है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। ठीक, ए प्रॉपर्टी से तो इनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। खत्म कहानी। दूसरी बात, अब ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ये वाले, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। इसमें जो एंगल है आपका ये भी इक्वल है, आई इक्वल्स टू आर है। बी बी डैश के इक्वल है, लो तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए बी पी ए डैश बी के, बी बी डैश के, आई इक्वल्स टू आर और बोथ ऑफ 90 डिग्री प्रॉपर्टी लग गई, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एक चीज़। दूसरी चीज़, इनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी पी डैश। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश और बी पी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में बी डैश बी डैश। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखो आप, एक इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को, और इन दोनों को इक्वेट कर दो। लेफ्ट साइड तो इक्वेट होती दिख ही रही है, तो ये भी इक्वल होगी। ठीक है, कर दिया दोनों को इक्वेट। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, देखते हैं एक बारी। बी सी अपॉन में
बी डैश सी और बी पी अपॉन में बी डैश पी। मैं साइन कन्वेंशन तब तक नहीं लगा सकता जब तक सारी चीज़ें पोल से स्टार्ट ना हो रही हो। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो बी पी है इसको मैंने लिख दिया पी बी और इसको पी बी डैश। ठीक है, फिर बी सी और बी सी डैश को ढूंढा। कहाँ है भाई ये बी सी और बी सी डैश? फिगर देखो, बी सी खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं बी पी में से पी सी माइनस कर दूं तो बी सी मिल जाएगा। और बी सी डैश भी खुद कुछ नहीं है, अगर मैं पी सी में से बी डैश पी माइनस कर दूं तो ये भी मिल जाएगा। तो बी सी क्या है? पी बी माइनस पी सी। और बी डैश सी क्या है? पी बी डैश माइनस पी सी। उल्टा लिख दिया, पी सी माइनस पी बी डैश। चेक कर लो एक बारी, पी सी माइनस पी बी डैश और पी बी माइनस पी सी। ठीक है, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो पी बी क्या आता है आपका? माइनस यू। ठीक है, मिरर के फ्रंट पे हो या मिरर के लेफ्ट साइड पे हो तो हम बता चुका हूं मैं आपको पहले कि साइन कन्वेंशन में हम नेगेटिव लेते हैं। पी सी ये भी माइनस का आर और कौन है? पी बी डैश माइनस का वी। ठीक है, आगे चलते हैं। पुट करो इसको, माइनस यू माइनस माइनस आर माइनस माइनस वी इज इक्वल्स टू माइनस यू बाय माइनस वी। ठीक है, जो कट पिट रहा है उसे काट पीट दो, ये तो दिख ही रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है? आर वी माइनस यू वी इज इक्वल्स टू आर यू को बाद में लिख लेते हैं, माइनस का साइन है ना, यू वी माइनस आर यू। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, ये यू वी और यू वी एक साइड पे ले जाओ, यू वी प्लस यू वी, आर बी आर यू एक साइड पे ले जाओ। डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय आर यू वी। तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी और यहाँ पे 1 2। एक मिनट रुको, जोड़ के दिखा दो, फिर बाद में कहोगे कि समझ नहीं आया। ये था आपका आर बी आर यू, ये हो गया 2 यू वी। ठीक है, तो 2 बाय आर। अब 2 बाय आर होता क्या है? 1 बाय एफ। मिरर फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत? बोलो। अब मैं आपसे कहता हूं यही मिरर फॉर्मूला अगर आपको ड्राइव करना हो
कन्वेक्स मिरर के लिए तो क्या करोगे, जरा ध्यान देना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। कन्वेक्स मिरर में सब कुछ यहां पे होता है, फोकस और रेडियस। ठीक है, ये इसकी शेडिंग हो गई। ठीक है, ये पोल हो गया आपका। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे जाके मिलेगा फोकस पे, और यहाँ पर ऐसे जाएगा। ठीक है, रियल में, और ये यहाँ जाके आपको मिलेगा सी पे। ठीक, और इमेज ऑब्टेन होगी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। फिर वही इस डेरिवेशन के लिए जो ज़रूरी है एक और रूल पोल वाला, वो देख लेते हैं। आई आर के इक्वल होगा, पीछे लेके जाएंगे ये बनेगा, तो ये भी आर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है ना बेटा, या इसको बड़ा करूं थोड़ा सा, छोटी इमेज बनी है, ये लो, अब दिखाई देगा थोड़ा साफ। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, ज़रा ध्यान देना। एक तो ए बी सी ट्रायंगल ढूंढो, जैसे हमने वहाँ ढूंढा था। ट्रायंगल ए बी सी मैं बना रहा हूँ, ये रहा, दिखाई दे रहा है। और ए डैश बी डैश, ये ए बी पी है, ए बी सी कहाँ है भाई, गलत बना दिया। ए बी सी ये है, दिखा ए बी सी ट्रायंगल। और ए डैश बी डैश सी, ये रहा, ये छुट्टन। ठीक, ध्यान दो बात को, ट्रायंगल वही लेने ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, अगला अगला ट्रायंगल है ए बी पी। और ए डैश बी डैश पी। तो जो दो पेयर हमने ट्रायंगल के लास्ट डेरिवेशन में, जो अभी से पहले डेरिवेशन किया उसमें लिए थे, वही यहां पे लिए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है जो हमारे पेयर है वो यही रहेंगे। क्या है वो पेयर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी पहला, दूसरा ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। कोई दिक्कत, काम बन जाएगा हमारा। क्लियर, चलो इसके बाद बारी आती है, बाकी डेरिवेशन सेम रहेगी बेटा, ये मत सोचना कि भैया ने कनकेव वाली नहीं कराई। बाकी डेरिवेशन के जो स्टेप है वो सेम है बिल्कुल। आगे चलते हैं। और कोई तरीका है इस डेरिवेशन को करने का? देखो हमने क्या किया, हमने कहा ये है आपका 1 2 3 4 5, हाँ, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर, या फोकस सेंटर को ना भी लो तो काम चल जाएगा, हमें सिर्फ सेंटर चाहिए, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सेंटर से जो रे हम ले रहे हैं
ये नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, ये है आपका इंसिडेंट रे और ये बना लो रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? और ये है आपके एंगल अल्फ़ा, बीटा, गामा। ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा एंगल अल्फ़ा कंसीडर करेंगे, इमेज के लिए हमेशा बीटा और सेंटर के लिए हमेशा गामा। कोई दिक्कत? अब ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल में देखे जा सके, इसलिए यहां एक मैंने वर्टिकल हाइट कंसीडर कर ली। एच, ठीक है, नाम जो मर्जी दे दो, एम, ये पी है तो ये पी डैश, जो मर्जी दे दो, एम एन पी क्यू, जो मर्जी दे दो। ये आपका है यहाँ से इमेज डिस्टेंस v, ये है आपका रेडियस r और ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ठीक है यहाँ तक? फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर, बात क्या याद रखनी है, टेन थीटा या साइन थीटा थीटा के इक्वल होते हैं और कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है, ये बात याद रखना। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो आपका टेन अल्फ़ा है वो बेसिकली अल्फ़ा के इक्वल है। अब टेन अल्फ़ा बनेगा क्या यहाँ पर, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन अल्फ़ा बनेगा एम पी डैश डिवाइडेड बाय ओ पी। टेन अल्फ़ा, ठीक है। अब ऐसे ही बीटा लगभग इक्वल है टेन बीटा के स्मॉल अपर्चर के लिए, और गामा टेन गामा के, ठीक है। टेन बीटा क्या है, एम पी डैश डिवाइडेड बाय बीटा है आपका इमेज के लिए आई पी डैश, और ये एम पी डैश डिवाइडेड बाय सी पी डैश, ठीक है। ख़त्म कहानी। अब फिर से ट्रायंगल लेंगे हम और देखेंगे क्या रिलेशन है आई अल्फ़ा और गामा में। तो आप कह सकते हो गामा एक्सटीरियर एंगल है, गामा आई प्लस अल्फ़ा है किस ट्रायंगल में, ओ एम सी। एक और ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा, गामा और आर दिखाई दे रहे हैं, बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस आर इन ट्रायंगल एम आई सी। बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा,
ठीक है। दोनों में गामा तो दिखाई दे रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन कर दो इक्वेशन 1 और 2 का, ए और बी का, तो आपको मिलेगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा माइनस आर प्लस गामा। आप जानते हो आई आर के इक्वल होता है। तो आई और आर तो कट जाएंगे, बचेगा क्या? गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, गड़बड़ है, यहाँ माइनस है बेटा। तो दो गामा इक्वल हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के। अब गामा, अल्फ़ा और बीटा की जगह मैं उनकी 10 वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ज़रा ध्यान से देखो, 2 गामा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। गामा किसके इक्वल है? अल्फ़ा किसके इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है? गामा इक्वल है एम पी डैश बाय सी पी डैश। अल्फ़ा इक्वल है एम पी डैश बाय ओ पी डैश, और ये आई पी डैश। सारे एम पी डैश तो हटा दो। अब एक और बात लिख दो, as distance between P and P dash is negligible for small aperture, so CP dash CP बन जाएगा, OP dash OP बन जाएगा, और IP डैश IP बन जाएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन क्या था भाई, CP इज इक्वल्स टू, अच्छा CP को PC लिख लो बेटा, पोल से स्टार्ट होते हैं ना सारे, PO और PI। अप्लाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने पे आपको मिलता है PC इज इक्वल्स टू माइनस का R, PO इज इक्वल्स टू माइनस का U, PI इज इक्वल्स टू माइनस का V। 2 अपॉन में माइनस R, 1 अपॉन में माइनस U, 1 अपॉन में माइनस V। नेगेटिव साइन कॉमन लो और कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ठीक है, एक बार देख लो इसको, वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन रेडियस
और फोकल लेंथ की। देखो कहता क्या है ये केस, रे डायग्राम करते वक्त हमने एक रूल देखा था, क्या था वो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके एफ से पास होगी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था सी से जो रे पास होती है वो नॉर्मल का रोल प्ले करती है, अगर यहाँ कोई एक टेंजेंट हो तो। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने आपसे कहा भैया ये एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से, ये एंगल कितना है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल है, इसलिए इस फुल का हाफ हो जाएगा ये, है ना। अच्छा ये चीज़ क्या है, ये अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, आई प्लस आर के। नाम दे देते हैं हम इसको, एम नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, सी एफ इज इक्वल्स टू, पहले ट्रायंगल देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल सी एम एफ, ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल सी एम एफ, सी एफ इज इक्वल्स टू एफ एम। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में। फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल अपर्चर ले लो, एफ एम एफ पी के इक्वल है। इसका मतलब सी एफ इक्वल है एफ पी के, सी एफ प्लस एफ पी, और ये एफ पी कितना था, फोकस। और ये कितना है भाई, रेडियस। सी एफ और एफ पी किसके इक्वल है, सी पी के। सी एफ और एफ पी तो दोनों इक्वल है, तो 2f किसके इक्वल आ गया, आर के। ठीक है, इसकी भी मदद ले सकते थे आप, आई प्लस अल्फा की। चलो छोड़ो, ये हो गया, समझ में आ गई डेरिवेशन।
एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, वो है ये जगह बच रही है थोड़ी, देखो क्या कहता है इसमें। इस वाले केस में हमने क्या किया है, वो आई प्लस आर वाले की मदद ली है और कॉस थीटा टेन थीटा वाले फॉर्मूलों से इस रिलेशन को इक्वेट कर दिया। देखो 2 डॉट रह गए इसके उधर। देखो बेटा क्या कहता है, आसान सी चीज़ है। पहले फिगर देखो दिखाई दे रहा है, फिर वही हमने रूल लगाया, ये पैरेलल रे पास हुई एफ से, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे का एरो भूल जाते हैं ना, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये एंगल लिया आई और ये एंगल लिया आर, पीछे भी यही किया था हमने। ये एंगल आई है, ये आई प्लस आर, ख़त्म कहानी। अब वो कहता है सी डी क्या है, इस पूरी रे का हाफ, ठीक है। और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर सबटेंड कर दिया। अच्छा, इस ट्रायंगल में देखूं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह लग सकते हैं। सी डी है क्या आपका, सी एफ का कॉस थीटा, सी एफ को रिजॉल्व कर दिया हमने, तो सी डी है आपका सी एफ कॉस आई। और ए डी क्या है, ए डी सी डी के इक्वल है, मैंने बताया था ना हाफ किया है, तो ये भी है कॉस सी एफ कॉस आई। तो सी डी प्लस ए डी कितना हुआ, 2 सी एफ कॉस आई। सी डी प्लस ए डी कितना हुआ, 2 सी एफ कॉस आई। अब जरा ध्यान देना, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। अब वो चाहे ये डिस्टेंस हो चाहे ये डिस्टेंस हो, ये भी तो रेडियस है, ठीक है। यही कहा इसने कहा कि भैया सी डी और ए डी आप जोड़ते हो तो आपको रेडियस मिल जाता है, और वो इक्वल है 2 सी एफ कॉस आई के, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू 2 सी एफ कॉस आई, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा थीटा के इक्वल होते हैं और कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। इसको ब्रैकेट में डाल लो, नोट करने वाली चीज़ है ये। तो सी एफ के आगे आपका आर डिवाइडेड बाय 2 कॉस आई, कॉस आई की वैल्यू तो 1 है, उसको हटा दिया, तो सी एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, सी एफ इज इक्वल्स टू पी एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। ऐसे प्रूफ करो या वैसे प्रूफ करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट खत्म है। एक बार हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। देखो यहाँ लिखते हैं पहले एक बारी, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, जो ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये जो आपकी इमेज बनी है, इनकी हाइट के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज़ एच आई और एच ओ, और दूसरा पोल से इनके डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, यू और वी। तो मैग्निफिकेशन आता है आपका एच आई अपॉन में एच ओ, वी डिवाइडेड बाय यू, ठीक। चलो इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखो कौन कौन से रिलेशन आ गए जिन पे हमें न्यूमेरिकल करने, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, या लीनियर मैग्निफिकेशन। जब हम इसकी बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन का मतलब निकल कर आता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये रही हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये रही हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, दिखाई दे रही है आपको, और ये भी दिखाई दे रहा है इमेज छोटी है। अगर इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है। इमेज नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया एक काम करो, ट्रायंगल लो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, और उसमें एच आई और एच ओ को वी और यू के इक्वेट कर दिया। कैसे करा, फिर वही, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, वो साइड्स की रेशियो इक्वल रख दी इसने। अब मैग्निफिकेशन क्या आ गई आपकी, माइनस वी बाई यू। वो कहता है अगर आप इसको आगे और फॉर्मूले को एक्सटेंड करोगे, इसके अंदर मिरर फॉर्मूला लगाओगे। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको देखने को मिलेगी एक और फॉर्मूला, f अपॉन में f माइनस यू या f माइनस वी अपॉन में f। ये कुछ नहीं है, मिरर फॉर्मूले को इसके अंदर लगा दिया और कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ मैं, मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आगे अब ये बता रहा है भाई इरेक्ट क्या है, इन्वर्टेड क्या है, जो मैंने अभी आपको मुंह से बोल के बताया वही सारी बातें हैं और कुछ नहीं है। एक चीज़ ये देख लो, इफ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन लीनियर मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स और लीनियर लेटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो भैया हमें तभी लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगी जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होता, चौड़ा होता, तो उसकी इमेज भी हमें हर पॉइंट के हिसाब से बनानी पड़ती। इसके ऊपर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9.2, उसमें एक मोबाइल की इमेज बनाई है उन्होंने। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब क्या करोगे आप, यहां पर जैसे ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहां पर आप दो पार्ट कर दोगे अपने ऑब्जेक्ट के, एक ये आगे वाला, एक ये पीछे वाला। इसकी इमेज अलग बनाओगे, इसकी इमेज अलग बनाओगे। u1 की इमेज बनी v1 और u2 की इमेज बनी v2, और फिर उसको जोड़ दोगे। ठीक है, ये इसी केस की बात कर रहा था मैं। एनसीईआरटी ने क्या किया था, एक मोबाइल लिया और उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब वो मोबाइल अगर सेंटर पे आ रहा है तो सेम हाइट लेगा, जो जैसा कि आप जानते हो सेंटर पे इमेज की हाइट सेम होती है। सेंटर और F के बीच में आ रहा है तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और सेंटर के पीछे आ रहा है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा मोबाइल बनकर आता है, तिरछा टेढ़ा। तो वो कहता है ये इररेगुलर शेप क्यों बनी मोबाइल की, तो आप कहोगे क्योंकि मोबाइल जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। तो हर पॉइंट ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक इमेज बनेगी और वो फैल जाएगा इस तरीके से। क्लियर, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपकी इमेज। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट इमेज समझा दिया। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे दिखाई देगी आपको, जाहिर सी बात है जो लेंथ होगी इमेज की वो फैल जाएगी अब v2 से v1 के बीच में, और लेंथ जो होगी ऑब्जेक्ट की वो फैल जाएगी u2 से u1 के बीच में। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट ये मैग्निफिकेशन होती है चेंज इन इमेज और चेंज इन ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, वो कहता है अगर मैं मिरर फॉर्मूला लूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वो आपको क्या देगा, ये डिफरेंशिएशन हो गई। फोकस तो आपका कांस्टेंट इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 आया, और 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आता है या करके दिखाऊं, देखो क्या करें, यहां कर देते हैं। अगर मुझे 1/x का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करते हैं हम, किसी और के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखो 1/x²
और वो डिफरेंशिएटेड पार्ट आपका बचा रह जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? कुछ नहीं होता बेटा, अगर कोई चीज इनवर्स में है तो उसकी पावर ऊपर चली जाती है। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है। तो ये बन जाती है आपकी, क्लियर? ठीक है, आगे चलूं? ये डी थीटा साथ में जरूर रखना। देखो, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन ये क्या है भाई? अगर आपको इस एरिया की मैग्निफिकेशन करनी है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप क्या करोगे? इफ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट प्लेस विद इट्स plane perpendicular to the principal axis, its magnification is known as superficial magnification. पहले लीनियर मैग्निफिकेशन करो, यानी कि m क्या हो जाएगा? hi by ho। ठीक है, इस हाइट को यहां दिखा रखा है हमने, ये रही ho और ये रही hi। ठीक है, अब वो कहता है ये इस विड्थ को क्या नाम दे? इसको उसने नाम दे दिया WO और WI। तो आप ऐसी मैग्निफिकेशन करो या ऐसी मैग्निफिकेशन करो, दोनों मैग्निफिकेशन एक जैसी चल रही है। ठीक है, अब वो कहता है यहां से आप कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई? MHO, और विड्थ ऑफ इमेज क्या आ गई? MWO। ठीक, ऑब्जेक्ट का एरिया क्या है? हाइट इंटू विड्थ। तो एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इंटू विड्थ ऑफ इमेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका स्क्वायर आ गया मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का स्क्वायर और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें आ गई, ध्यान रहेगा। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या बनी हमारी? एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। MA मल्टीप्लाई में MB डिवाइड बाय A प्लस B, यानी कि M का स्क्वायर, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते थे कि भैया आपने ना इसका एक मिनट को, अब ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में किया, इसका मैग्निफिकेशन इस फॉर्म में किया। एक करा आपने एक्स एक्सिस के लिए, एक करा वाई एक्सिस में, इसलिए हमारा स्क्वायर हो गया पूरा मैग्निफिकेशन का। ठीक है, ठीक है, एक इसका मैग्निफिकेशन बना, एक इसका मैग्निफिकेशन बना, इसलिए ये प्रोडक्ट होके M स्क्वायर बन गया। क्लियर? समझ आया मैग्निफिकेशन? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, ये एक एग्जांपल है, देख लेना एनसीईआरटी का। एग्जांपल बेटा मैं अलग से कराऊंगा आपको, 9.4 आई थिंक। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैग्निफिकेशन। ये और देख लो बेटा एक बारी। पावर ऑफ मिरर क्या है? ये होता है 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस जो है आपका मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन सेंटीमीटर में मिलेंगे, इसलिए ये 100 लगाना मत भूलना, बच्चे भूल जाते हैं। इसकी एक और यूनिट है डायोप्टर। ठीक है, अब एक चीज ये देखो बेटा, ऊपर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऊपर टॉपिक क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है जो अभी आपको एग्जांपल बताया था ना मैंने 9.4, उसमें जॉगर मूव कर रहा होता है, उसकी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मिरर में उसकी इमेज भी मूव करेगी। ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। कहता है, चलो क्या कह रहे हैं यहां पर, ये वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी, सीधे सीधे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। डिफ्रेंशिएट कर दो इसका, अभी करके भी दिखाया था डिफ्रेंशिएशन। f का डिफ्रेंशिएशन इसलिए 0 आता है क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आगे तो यहां से ये vxi आ गया आपका v² बाय
यू स्क्वायर वी ऑब्जेक्ट एक्स। ठीक है, ये इमेज एक्स एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक, ये dv बाय dt है क्या बेटा? यहां पर इस v को वेलोसिटी मत समझ लेना, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पहले से पता है ना, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो dv बाय dt डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं यहां पे इसको, वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको यहां देखने को मिल रही है, और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको यहां देखने को मिल रही है। समझ आया? और v बाय यू क्या होता है? मैग्निफिकेशन, उसको इसने मैग्निफिकेशन बता दिया। आसान है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स एक्सिस के लिए है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लिए। क्लियर? ये समझा भी रखा है, यहां पे इसने बता रखा है, देख लेना अपने आप। आगे चलते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी कि ट्रांसवर्स, वो था लॉन्गिट्यूडनल। तो यहां पे बात आती है हाइट की। किसकी बात आती है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब माइनस वी बाई यू पे मिरर फॉर्मूला लगा के इसने इसको बना दिया एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। तो यहां से आपकी एच आई इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय एच ओ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया हाइट को, एच आई को टाइम से, इस यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल समझना, इसका डिफरेंशिएशन करो ये एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये एज इट इज, ये रहा ये केस, ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एच ओ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसका डिफरेंशिएशन किया और ये एच ओ एज इट इज, एच ओ ये पड़ा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? एफ माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ये मिल गई आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, और ये है आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, ये तीनों चीजें उठा ली हमने। मैं लिख देता हूं फिर से, कहीं गड़बड़ करूं। ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज वाई एक्सिस के लिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के लिए। जगह कम है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो पहले की थी एक्स एक्सिस के लिए। क्लियर? ठीक है, रिलेशन आ गया हमारा, खत्म कहानी। यहां नीचे क्या कहता है न्यूटन्स फॉर्मूला में? ये कहता है अगर आप, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये फोकस है, ये लेके चलो, तो आपको यू तो पहले से पढ़ना आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी पढ़ना आता है और फोकस भी। अब वो कहता है ऑब्जेक्ट से फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को भी एक नाम दे दो, वो है x1, और इमेज और फोकस तक के बीच के डिस्टेंस को भी एक नाम दे दो, वो है x2। ठीक है, और रिलेशन क्या निकल कर आएगा आपका? बस ये वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f को, तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल्स टू f स्क्वायर। ये वाला पूरा पेज आपका कॉम्पिटिटिव के लिए है
सीबीएसई के लिए नहीं है। मैं क्या लिखूं यहाँ पर, आउट ऑफ सीबीएसई कोर्स, ठीक, ये वाला पेज। तो यहाँ हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट समाप्त। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन, ठीक है।